तो आयरन 2+ में कॉन्फ़िगरेशन है इसका, आयरन 2+ में अगर आइसोलेटेड गैसियस आयन ले लें तो 3d6 सॉरी 3d6 4s0, और +3 में 3d5 होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डी से आसानी से जा सकता है। तो जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी आयरन की, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की जो होगी उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा। मतलब अगर I1 प्लस I2 को कंपेयर करें I1 प्लस I2 प्लस I3 से, तो I3 हाई नहीं होगा रिलेटिवली, बट हाइड्रेशन एनर्जी में ज्यादा इंक्रीज आएगा। इसका मतलब है कि ये आसानी से 2-3+ में जाएगा, और ये एयर से ही चला जाता है 3+ में। इसलिए फेरस सॉल्ट स्टोर नहीं होते। Fe2+ salt could not be stored. अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेरस सॉल्ट स्टोर नहीं होते। तो डाटा याद नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बस अगर कंपैरिजन की बात आती है, कंपैरिजन की, कि लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव इनमें से कंपेयर करो, तो आप इन्हीं दोनों एनर्जीज के बारे में सोचेंगे, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें कंपटीशन। तो पॉइंट क्लियर है? क्या सोचना है आपको? अब जैसे 8.2 टेबल में आपको मान लीजिए रीजनिंग बतानी है कि टाइटेनियम से वेनेडियम तक जाएंगे, टाइटेनियम से वेनेडियम पे जाएंगे तो लेस नेगेटिव क्यों हो रही है, क्या रीजन होगा, क्या लिखोगे बताओ? टाइटेनियम टू वेनेडियम में गए तो 3+ से 2+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 2+, इसका जो पोटेंशियल दे रखा है वो है -1.63 वोल्ट, और वेनेडियम 3+ टू वेनेडियम 2+, इसका पोटेंशियल डाटा है -1.18। ये डाटा याद नहीं करना किसी को भी, जस्ट थियोरेटिकली ये एक्सप्लेन करो कि ये लेस नेगेटिव क्यों हुआ। या उल्टा इसको सोचना हो, नेगेटिव में है, मतलब रिवर्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किस में है, बैट इजियर किस में है, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस इजियर किस में है, टाइटेनियम में। आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट रिएक्शन इजियर क्यों है इस सेकंड रिएक्शन से, थियोरेटिकली ये बताना है क्या हुआ होगा ऐसा, बगैर डाटा याद किए। मतलब ये है कि I1 प्लस I2 को कंपेयर करें I1 प्लस I2 प्लस I3 से, या सीधे कहें I3 की वैल्यू जो होगी, और उसको किसके कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में देखना। तो साफ साफ समझ में आता है कि टाइटेनियम में हाइड्रेशन एनर्जी कंपेंसेट कर पा रही होगी I3 को when it converts into +2 to +3। तो क्या सोचना है आपको कंपैरिजन के लिए? पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? डाटा याद नहीं करने, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। क्या चीज यूज करनी है कंपैरिजन के लिए, ये बात दिमाग में रखनी है। डाटा याद नहीं रखने, ट्रेंड याद नहीं रखना, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। M3+ to M2+,
नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दी गई है, इसमें एनसीईआरटी में ही दी गई है, सारे बच्चे करें इसको। जैसे Cr2+ आयन, Cr2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 4s0। Mn3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा 3d4 4s0। दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है। बट ऐसा क्यों है कि Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ये डिफरेंस क्यों है? Cr2+ और Mn3+ दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट एक रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसका आंसर कैसे करना है आपको। आंसर इसमें थोड़ा उन बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी नहीं पढ़ा, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि ये सारी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देना, आप क्रोमियम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। आप बताएं मुझे, क्रोमियम सॉलिड Cr3+ में गया 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, तो क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका तो मालूम है आपको 3d5 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d3 4s0। 3d3 अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखें इसकी एक्वस फेज में, मतलब वाटर जो है वो लिगेंड का काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको करनी है वो T2G और EG में करनी है। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो तो तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो T2G फुल्ली हाफ फिल्ड है, फुल्ली हाफ फिल्ड है, स्टेबल है ये। इसका मतलब ये है कि जो Cr2+ आयन है वो Cr3+ में आना चाहेगा। Cr2+ आयन Cr3+ में आना चाहेगा। या मैं आपसे कहूं, इस तरह से सोचो कि Cr ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये 3d5 4s1 है, ये हो गया 3d4 4s0। आप बताओ, क्रोमियम अगर एलिमेंटल फॉर्म से 3+ आयन में जाए या एलिमेंटल फॉर्म से 2+ आयन में जाए, तो इजियर प्रोसेस कौन सा होगा? इजियर होगा क्रोमियम का Cr3+ में जाना, क्योंकि स्टेबल हो रहा है। तो Cr2+ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, Cr2+ Cr3+ में जाना चाहेगा। इसका मतलब है कि Cr2+ कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। Cr2+ ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब है उसके कंपाउंड किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट।
और Mn के बारे में सोचो सेम तरीके से, थिंक अबाउट Mn। Mn2 प्लस में गया, Mn2 प्लस में गया, ये है 3d54s2, ये बचा 3d54s0। इसके 3d5 में जो एंट्री होगी इलेक्ट्रॉन की वो है T2g3 Eg2 सॉरी Eg2, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। तो Eg भी फुल्ली हाफ फिल्ड, T2g भी फुल्ली हाफ फिल्ड। और जरा सोचो अगर Mn 3+ में जाए तो क्या होगा? थ्री डी 5,4s2 कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट होगा 3d4 में। अब डिसाइड करो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें तो फिलिंग इस तरह से होगी, ये होगा T2g3 Eg0 Eg1, सॉरी Eg1 T2g3। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? T2g3 Eg2 ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि Mn3+ Mn2+ में आना चाहेगा, Mn3+ Mn2+ में आना चाहेगा, मीन्स ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो Mn3+ कंपाउंड किसका काम करेंगे? अगर रिड्यूस होगा प्रेफरेबली तो किसका काम करेंगे? ऑक्सीडेंट का। तो जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक नहीं पढ़ा है वो इस प्रॉब्लम को लेके ज्यादा सीरियस ना हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है इतना आप सबको? तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। तो ये तो बात हुई अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में सॉलिड स्टेट में रिसेंटली आप सारा पढ़ चुके हैं कि ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं, 5 टाइप्स के ये हो सकते हैं। आप इनके नेम जानते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। अब ये 5 टाइप का डिटेल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मेन तो हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म की। आपने पढ़ दिया ऑलरेडी कि पैरामैग्नेटिज्म के 2 सोर्स हो सकते हैं, इन जनरल मैग्नेटिज्म के 2 सोर्स हो सकते हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑर्बिटल मोशन की बात करें 3D सीरीज के लिए, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा है एनसीईआरटी बुक में, देखें आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 221 देखें। 221 पेज नंबर पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला लिखा हुआ है। म्यू एस इक्वल टू स्क्वायर रूट एन इंटू एन प्लस 2 स्क्वायर रूट बोर्स मैग्नेटॉन। मिल गया सबको? इसको कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, क्योंकि इसमें केवल स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट है। स्पिन ओनली फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। डेरिवेशन यहां मैं इसका करने नहीं जा रहा। इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं उसको रीड करता हूं। पैरामैग्नेटिज्म arises from the presence of unpaired electrons. Each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. दो तरह की मोशन है तो दो तरह के मोमेंटम आ गए उनके साथ। For the compounds of the first series of transition metals, ध्यान देना इस सेंटेंस। For the compounds of the first series of transition metals, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. वो ये कह रहा है आपसे कि जो 3D सीरीज है, इन 3D सीरीज ऑर्बिटल मोशन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है या है ही नहीं, नेग्लिजिबल वैल्यू है। थ्री डी सीरीज के एलिमेंट्स के लिए ऑर्बिटल मोशन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो ये कह रहा है। इफेक्टिवली क्वेंच्ड, इस वर्ड का मतलब ये है इस वर्ड की मीनिंग भी आपको मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी में मिलेगी, बट यहां पे ये मीनिंग मैं बता रहा हूं, ये है इफेक्टिवली क्वेंच्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई 3D सीरीज की मेटल है, 3D सीरीज की, तो मेटल के एटम के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, कोई डायरेक्शन तय नहीं है किसी की भी। तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट arises ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज जीरो और नेग्लिजिबल। ये है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब एक दूसरे को सप्रेस करना। क्वेंचिंग मीन्स टू सप्रेस। तो एक एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ऑर्बिटल मोशन की वजह से, वो दूसरे एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट से कैंसिल हो जाएगा, क्वेंच्ड हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और ये केवल 3D सीरीज में होता है। इन 3D सीरीज 4D 5D में तो सिग्निफिकेंट होता है, 3D सीरीज में इनसिग्निफिकेंट होता है।
क्लियर है? अब देखें आप, इसी के नीचे टेबल बनी है 8.7। टेबल 8.7 में आप देखें तो दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा दिए गए हैं, एक कैलकुलेटेड और एक ऑब्जर्व। एक कैलकुलेटेड और एक ऑब्जर्व। ये दो डाटा में क्या प्रॉब्लम है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में? ये जो कैलकुलेटेड डाटा है ये इस फॉर्मूला से निकाले गए हैं, जिसमें केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकाले गए डाटा है ये सारे कैलकुलेटेड। आप देख लें किसी को भी निकाल के n इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट में आप फिट करोगे आ जाएगा। कैलकुलेटेड मतलब थियोटिकल, कैलकुलेटेड मतलब ओनली कौन सी मोशन ली गई है? स्पिन मोशन। और ऑब्जर्व का मतलब है एक्सपेरिमेंटल डाटा, जिसमें ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन लिया गया है। ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन ये सपोर्टिंग भी हो सकता है और अपोजिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल के ओरिएंटेशन से डिसाइड होगा कि ये स्पिन ओनली में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट ऑर्बिटल मोशन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू स्मॉल होगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल जिसमें आपको दो टेबल देखें, टाइटेनियम 3 प्लस आयन में टेबल 8.7, टाइटेनियम 3 प्लस आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट में वैल्यू रखें तो √3 आएगा। √3 मतलब 1.732। ये स्पिन मोशन का है और ऑब्जर्व वैल्यू है 1.75। मतलब साफ है कि जो ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जस्ट 0.02 ऐड हुआ इसमें। 0.02 बोअर्स मैग्नेटॉन ऐड हुआ, 1.73 कैलकुलेटेड है, 1.75 ऑब्जर्व है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक बार ऐड हो, ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर होता तब तो हमेशा ही ऐड करते रहते हैं। जल्दी लिखो, समझ में आ गया इतना? ये क्लियर है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में क्या सोचना है? इससे ज्यादा डिटेल्ड स्टडी केमिस्ट्री में नहीं करनी, ध्यान रहे। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक। एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, देखो चीजें कॉमन होती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, साइंस है तो साइंस की तरह ही डील करना। साइंस तो डिफरेंस करती नहीं किसी चीज में। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमने अपनी स्टडी के लिए बना रखा है कि ये इजी है ये डिफिकल्ट है, इसको ये पार्ट अलग अलग कर दिया हमने एक्चुअल में, सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग कर दिया। अब ध्यान दें, किसी ने मुझे प्रॉब्लम पूछी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगर आपने फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया है तो होपफुली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पूरी कहानी आपके दिमाग में घूम रही होगी। ये कूलॉम्स लॉ है इन एयर, इन एयर। बट
एयर या एयर में, वैक्यूम में है ये, वैक्यूम में होता है एयर में, सारे बच्चे बताएं। अच्छा, वैक्यूम में होता है। अरे कुछ तो बोलो, इतना कंफ्यूजन कैसे? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? वैसे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप लोग? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी किसकी? किसकी परमिटिविटी? बहुत बढ़िया। अभी ये कंफ्यूजन चल रहा है, परमिटिविटी किसकी, अभी ये कंफ्यूजन चल रहा है। जहां तक मेरी मेमोरी में आ रहा है, ये परमिटिविटी एयर की होती है। ये परमिटिविटी, अब देख लेना, कंफर्म करना। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा मुझे एयर में या वैक्यूम में, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। बट पॉइंट ये है कि जब किसी मीडियम में इसको रखते हैं तो यहाँ पे के आता है, के। के कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब आपको फिजिक्स का कोई भी टीचर एक कूलम्ब्स लॉ पढ़ाता है और जैसे ही के आया, पूरी के की कहानी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि भाई ऐसी मीडियम में क्या खास बात है। ये व्हाट इज के, इसकी फिजिकल पिक्चर आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। मैं तो आपको सारा पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियलिटी में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है। तो जब भी ये वर्ड सुने, इसकी पूरी स्टोरी पढ़ें ध्यान से कि है क्या, फिर पूछे क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं। तो सॉलिड की तो कई प्रॉपर्टी है जो हमने यहां नहीं पढ़ी है। सॉलिड का जैसे एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, हमने तो नहीं पढ़ा। सॉलिड के अंदर कंडक्शन होता है, कंडक्शन की थ्योरी नहीं पढ़ी हमने। तो ये सब चीजें डिवाइड की गई हैं, कुछ फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री में। तो पढ़ना आप आराम से। चलो आगे करते हैं। देखो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जितना केमिस्ट्री में चाहिए था उतना मैंने बता दिया आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पर ध्यान रहे, फिजिक्स में पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, पढ़ के फिर बताएंगे। नेक्स्ट लिखो, डी ब्लॉक कैटायन के, डी ब्लॉक आयन के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक के अगर आप ले लें तो वो कलर्ड नहीं होते, डी ब्लॉक के कलर्ड होते हैं। डी ब्लॉक के कलर्ड क्यों होते हैं, एस ब्लॉक के कलर्ड क्यों नहीं होते? कौन बताएगा? बोलो।
हाँ, हर्षवर्धन ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के डी सबशेल की स्प्लिटिंग होती है एक्वस फेज में। स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन एक्वस फेज। और वो जो डी डी ट्रांजिशन होता है वो विजिबल रेंज में होता है इलेक्ट्रॉन का। एनसीईआरटी बुक देखें टेबल 8.8। एनसीईआरटी बुक देखें टेबल 8.8। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इन सब के कलर लिखे हुए हैं। पर आपको इनके कलर कौन कौन से याद करने हैं वो टिक कर लें जो आपके प्रैक्टिकल्स में है, याद होने चाहिए। प्रैक्टिकल्स में जो है वो मैं बात कर रहा हूं। क्रोमियम के नीचे, क्रोमियम के नीचे, क्रोमियम से ऊपर नहीं, क्रोमियम और उससे नीचे। तो Cr3 प्लस वायलेट कलर का, Mn3 प्लस वायलेट कलर का, Cr2 प्लस ब्लू कलर, Mn2 प्लस पिंक, Fe3 प्लस येलो। एक्वस मीडियम की बात हो रही है, Fe2 प्लस ग्रीन। तो क्रोमियम 3 प्लस से नीचे जितने भी आयंस लिखे हैं ये सारे आयंस आपके प्रैक्टिकल्स में हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम प्रैक्टिकल्स में नहीं है तो ये याद नहीं करना। क्रोमियम से लेके जेड तक के कलर याद करने हैं। कॉपर आयन 2 प्लस आयन ब्लू होता है, जेड 2 प्लस आयन कलरलेस होता है। मैं यहां रिकॉल कर दूं, ये हम बात कर रहे हैं एक्वस फेज की, ध्यान रखना। एनहाइड्रस फेज में यही कलर होंगे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको मालूम है कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस है तो वाइट या कलरलेस होता है। बट कॉपर सल्फेट जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो ब्लू कलर का होता है। या इनफैक्ट इन जनरल Cu2 प्लस एक्वस फेज में ले लें तो भी ब्लू कलर का होता है। तो एक्वस फेज की प्रॉपर्टी है। तो आपको क्रोमियम से नीचे सारे कलर याद करने, इनके लिए कोई और तरीका नहीं है प्रैक्टिकल से। जो याद कर लेगा वो आगे निकलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टिपिकल मेमोरी बेस होंगे, और मेमोरी बेस क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, इन्हीं में से ही करना। तो एक तो रीजन पूछा जाता है, रीजन कोई भी बता सकता है अगर उसको बेसिक नॉलेज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो एक तो है प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस इन एक्वस फेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप सारी जानते ही हैं, एनसीईआरटी में लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का रीजन ये है, n-1d या nd, ये कोई ना कोई ऑर्बिटल एम्प्टी मिलते हैं।
n-1d या nd ऑर्बिटल एम्प्टी मिलते हैं। n-1d एम्प्टी नहीं है तो nd मिलेगा, nd तो मिलता ही है। और अगर n-1d एम्प्टी है तो ये भी बॉन्डिंग में आता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, एम्प्टी d ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट लिखें, जल्दी जल्दी लिखें, ये बिल्कुल आसान है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे समझ लें, कुछ है नहीं इनमें। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिस्ट का काम करते हैं। एलिमेंट एंड देयर ऑक्साइड्स, एलिमेंट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक, ये दोनों कैटालिस्ट का काम करते हैं। ऐसी क्या खास बात होती है इनमें, आप याद करें, आपने 11th में भी पढ़ा है, C2H4H2 से रिएक्ट करता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट कोई भी हो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट कोई भी हो, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपने बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन पढ़ी है, हैबर्स प्रोसेस, इसमें आयरन यूज होता है एज कैटालिस्ट। आपने रिसेंटली कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा, जिन्होंने इनऑर्गेनिक पढ़ दिया, पी ब्लॉक। कौन सा केमिकल यूज होता है कैटालिस्ट के फॉर्म में, बताओ। V2O5, बिल्कुल सी का आंसर है, V2O5। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट डायरेक्ट या उनके ऑक्साइड कैटालिस्ट का काम करते हैं। क्या रीजन है, क्यों काम करते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हर एक जगह ऑक्साइड ही हो, मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंट, ये फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल है इनके। और दूसरे कंपाउंड भी कैटालिस्ट का काम करते हैं, हैलाइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं, वो भी कैटालिस्ट का काम करते हैं, बट वो केस कम है। ऑक्साइड और मेटल के केसेस ज्यादा हैं। आप याद करो, एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, डेकन्स प्रोसेस, याद आ रहा है किसी को? बता सकते हो प्रोसेस क्या हो, कैटालिस्ट क्या है? तो डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन बनाने का मेथड है। HCl को सीधे सीधे ऑक्सीडाइज करना हो क्लोरीन में, तो आप ऐड करते हैं CuCl2 कैटालिस्ट। पॉइंट ये है कि ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं या उनके कंपाउंड हैं। ऐसी क्या खास बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट में कि वो कैटालिस्ट का काम करते हैं? तो एक पॉइंट तो ये है इनमें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इनके कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज होने का। और दूसरा है एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। इनके सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती हैं, फ्री वैलेंसीज। इन फ्री वैलेंसीज, ये क्या है फ्री वैलेंसीज, बताओ। फ्री वैलेंसीज ये है क्या, रियलिटी में ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल है।
तो इनके सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है। फ्री वैलेंसीज होने की वजह से किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस को ये एडजॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कैटालिस्ट के सरफेस पे आसानी से एडजॉर्ब होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज और प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये दो प्रॉपर्टी मिलके इनको कैटालिस्ट बनाते हैं। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन पैलेडियम पे होता है। अब ये कैटालिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। आगे आप सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन पैलेडियम सरफेस पे होता है। आर्यन ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है कि इस एडजॉर्प्शन का स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं ऑक्लूजन। एडजॉर्प्शन प्रोसेस को कहते हैं ऑक्लूजन। तो ये बात की बात है, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आप इसी पॉइंट पर रहते हैं, अभी आप इसी पॉइंट पर रहें कि ये कैटालिस्ट काम करता है, कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करता है, क्यों। तो ये खास बात आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट में नजर आएगी। अब कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सरफेस प्रोवाइड कर देना, दूसरा तरीका है केमिकली इन्वॉल्व हो जाना रिएक्शन में, केमिकली इन्वॉल्व हो जाना रिएक्शन में। तो दो तरीके हैं इसके। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आयरन थर्ड कैटलाइजेस, iron third catalyzes the reaction between iodide ion and परसल्फेट ion। तो आप देखें आयरन 3+ आयरन 2+ में गया, 2+ वापस 3+ में आ गया। तो आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर से ये हो पा रहा है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, ध्यान देना, पेज नंबर 223 पे। तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होके भी आ सकता है और केवल सरफेस देके भी हो सकता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का रोल है। ये एग्जांपल लिख लें, आप याद हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी के तो सारे एग्जांपल याद करने, ये लिखा हुआ है, इसमें लिख लो। 2I- S2O82 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ये पढ़ चुके हैं आप। आयोडीन गैस लिबरेट होती है। अब इस रिएक्शन के लिए कौन कैटालिस्ट का काम करेगा, कैटालाइज रिएक्शन कैसे होगी। तो लिखा है Fe2+, अगर Fe2+ डाल दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। Fe3+, सॉरी, Fe3+। कैसे फास्ट हो जाती है, तो Fe3+ पहले तो I- को ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe2+ बनेगा, सॉरी, Fe2+ बनेगा, आयोडीन लिबरेट होगी। आप याद करो, ये पॉइंट आप आगे पढ़ चुके हैं कि FeI3 नहीं बनता। आप पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने पी ब्लॉक पढ़ा था। FeI3 में तो रिडॉक्स में पढ़ा होगा आपने इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है, रिडॉक्स में पढ़ा होगा। रिडॉक्स के एनसीईआरटी में कंसोल्व प्रॉब्लम इसी की दी गई है। तो ये आयन कॉम्बिनेशन नहीं होता, रिडॉक्स हो जाती है। और Fe2+ रिएक्ट कर जाएगा S2O82- से, तो वापस Fe3+ में आ जाएगा और SO42- बनेगा।
तो Fe3+ की अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती तो ये कैटालिस्ट की तरह काम कैसे करता? तो 2 पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का होना और दूसरे सरफेस की एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी। सरफेस एक्सटर्नल सब्सटेंस को एडजॉर्ब कर लेता है। क्यों एडजॉर्ब कर लेता है? क्योंकि सरफेस पे फ्री वैलेंसी या एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया इसलिए अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वर्ड से समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके लैटिस के बीच में, डी ब्लॉक मेटल है कोई भी, उनके लैटिस के बीच में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड मेनली पी ब्लॉक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट, और हाइड्रोजन भी, हाँ हाइड्रोजन और स्मॉल स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए इन जनरल, स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट इनके लैटिस के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, इनके बीच में ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप जब होते हैं तो ऐसा नहीं कि ये लैटिस मेंटेन रखते हैं, ये लैटिस ही चेंज कर देते हैं, लैटिस टाइप ही चेंज हो जाता है। और कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट तो इनसे रिएक्ट भी कर जाते हैं, सारे रिएक्ट नहीं करते, कुछ रिएक्ट भी कर जाते हैं। तो जब रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर नया कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। बट याद करो, आपको मालूम है कि एक हाइड्राइड गैप होता है, हाइड्रोजन पढ़ चुके हैं, हाइड्राइड गैप। कौन हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता बताओ? तो ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9, ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन से। तो पॉइंट ये है कि ये पूरा कंपाउंड ही बदल जाता है, लैटिस ही बदल जाता है, ये पूरा लैटिस बदल जाता है। लैटिस बदल जाने से प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है, प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है, प्रॉपर्टी चेंजेस। क्या चेंज आते हैं वो लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंटली आते हैं। किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस की बात हो रही है? मेटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या फर्क पड़ेगा इनके मेल्टिंग पॉइंट पे? तो प्योर मेटल से ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, लिख लो जल्दी जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का ज्यादा होता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में हायर मैं बात कर रहा हूं? प्योर मेटल के रिस्पेक्ट में, जिसमें कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है हार्डनेस बढ़ती है। हायर हार्डनेस, हार्डनेस इंक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट है लेस रिएक्टिव होते हैं, मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं।
और फोर्थ पॉइंट है दे बिहेव एज मेटल, मेटेलिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है इनकी, मेटेलिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इन 4 पॉइंट में नहीं है, पर बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एलॉय आप जानते ही हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। बट कौन सी मेटल, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें आप, जिनकी रेडियस का डिफरेंस 15% से कम हो। R1 माइनस R2, और इनमें से जो भी हायर वैल्यू है R1, ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन 15% हो या उससे कम हो। ऐसी मेटल की मिक्सिंग से एलॉय बनती है। जिनकी रेडियस में डिफरेंस ज्यादा है वो एलॉय बनाने में यूज नहीं होते। और एलॉय की प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मैच करती है, क्योंकि वो भी तो एक तरह से दूसरा सब्सटेंस ही मिक्स हुआ है। मतलब ये कि एलॉय भी हार्ड होंगे, एलॉय भी हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसमें भी तो यही हुआ, दूसरा केमिकल, दूसरा एलिमेंट मिक्स हुआ। तो ये हार्ड होंगे एलॉय एज कंपेयर टू प्योर मेटल, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एलॉय बनाने का रीजन क्या है और एलॉय क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल की लिस्ट में आपको ग्रुप में भेजूंगा, वो याद करनी है आपको। कभी कभी टिपिकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेडिकल में आ जाते हैं, तो वो आपको याद करने में लिस्ट भेजूंगा। ठीक है, तो ये तो है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैं एक बार फिर से पूरी समरी कर लिखता हूं, देखें इनमें से कोई मिस ना हुई हो। एक तो हमने डिस्कस किया था बिगिनिंग में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों ग्राफ साथ साथ बने हुए एक के बाद एक। फिर साइज के बारे में बात की, साइज के बारे में बात की, देन आयनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
दो तरह के आयनाइजेशन एनर्जी, दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, M2 प्लस M एंड M3 प्लस M2 प्लस। देन ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, ये पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, then formation of complex, then catalytic property, then formation of interstitial compound, then formation of alloy, magnetic property, ये प्रॉपर्टी डी एंड एफ ब्लॉक दोनों में काम करती हैं, नेम वो यही है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए भी हैं। बोर्ड एग्जाम में इनके नाम लिखने को आएंगे, दो दो लाइन लिखने को आएंगी, कोई भी लिख लेगा, थोड़ा भी जागरूक है कोई भी लिख लेगा। ये तो जनरल प्रॉपर्टी की बात है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट को एनालाइज करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, और वो भी केवल 3D सीरीज के। तो अब हमें आगे दो काम करने हैं। एक तो हमें स्टडी करना है यहाँ से टाइटेनियम से, स्कैंडियम पे कोई क्वेश्चन नहीं आते, स्कैंडियम एलिमेंट को स्टडी नहीं करना। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक तो इन सारे एलिमेंट का एनालिसिस करना है, उनके यूजेस की बात करनी है, इनके बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए, मेटल्स के बारे में और फिर उनके कंपाउंड्स के बारे में, और इसके बाद आप पढ़ेंगे डिटेल्ड, जो एनसीईआरटी में यहां नहीं है, प्रैक्टिकल्स में है, वो है प्रैक्टिकल में। ये आयन है क्रोमियम से लेके जेड तक सारे आयन है प्रैक्टिकल्स में। तो वो सारी रिएक्शन जो प्रैक्टिकल नोटबुक में आपकी लिखी होंगी वो हम यहाँ कवर करेंगे। और जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, बोर्ड एग्जाम की, तो प्रैक्टिकल्स तो है ही है, बट केवल दो ही कंपाउंड है, K2Cr2O7 एंड KMnO4 बोर्ड एग्जाम में। तो डी ब्लॉक के दो ही कंपाउंड है स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बट हमें केवल यही दो नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा क्रोमियम से लेके जेड तक की प्रैक्टिकल्स में जितनी रिएक्शंस हैं वो पढ़नी है। एक कंप्रीहेंशन इन पे आना ही आना है, गारंटीड। क्लियर है यहां तक सबको? तो हमें एक एक करके इन सारे मेटल का एनालिसिस करना और इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इतना रहने देते, नेक्स्ट क्लास में टाइटेनियम से स्टार्ट करेंगे। टाइटेनियम से स्टार्ट करेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में कुछ मेन बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं आई आप लोगों को? साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ी? चलो ठीक है। एक बात और मैं बताऊं, ये ग्रुप में जो बार बार डालते हैं वीडियो लेक्चर भेज दो, वीडियो लेक्चर भेज दो, मैं वीडियो लेक्चर आपको इसलिए नहीं भेजता